नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं ये ना केवल यूपीएससी एग्जाम में बल्कि स्टेट पीसीएस और अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सभी में आपके लिए उपयोगी हैं, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। देयर इज हार्डली एनी एग्जाम जहां पर हिस्ट्री सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। तो यहां पर मैं मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कवर करूंगा। पूरी मॉडर्न इंडिया हम पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आई ट्राई टू फिनिश इट इन 40 days, बट मुझे लग रहा है 45 तक हम जाएंगे। अब आप इस लेक्चर सीरीज के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। डेली इस सीरीज का एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो आज इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंडिया एट द डॉन ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भारत में 18th और 19th सेंचुरी में अंग्रेजों का राज आया था उस समय से जस्ट पहले क्या स्थिति थी। तो इस लेक्चर में मेनली मैं आपको लेटर मुगल्स के बारे में बताऊंगा कि मुगल एम्पायर किस तरह से क्रम्बल हो रहा था और औरंगजेब की डेथ के बाद में कौन कौन से जो रूलर्स थे उन्होंने क्या स्थिति थी उस समय, क्या उन्होंने निर्णय लिए, किस तरह से एम्पायर धीरे धीरे क्रम्बल होता गया और अल्टीमेटली कई सारे हिस्से हो गए मुगल एम्पायर के। तो ये हम यहां पर आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मराठास के बारे में और फिर हम यूरोपियंस के आने के साथ शुरू करेंगे। एक एक कंपनी, ब्रिटिश, डच, सबके बारे में हम बात करेंगे थर्ड लेक्चर में। अब मुगल एम्पायर के बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूं। 1526 में जब बाबर भारत आता है तब मुगल एम्पायर की स्थापना होती है एंड बाय द टाइम 1707 आता है, ऑलमोस्ट 200 साल का टाइम पीरियड है। इस समय में मुगल एम्पायर ने अपने आप को दिल्ली से एक्सटेंड करते हुए ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर अपना रूल फैला लिया था। दिस वॉज एट द टाइम ऑफ औरंगजेब रूल। अफगानिस्तान वाला जो एरिया है यहां से लेकर आप देखेंगे कि दक्षिण भारत तक और यहां पर ऑलमोस्ट असम तक, बस अहोम्स वाले एरिया पर कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो पाया था। बाकी ईस्टर्न इंडिया में भी बंगाल जो पूरा है, बांग्लादेश आज का जो कंट्री है, उस पूरे रीजन पर मुगल रूल स्थापित था। लेकिन 1707 के बाद मुगल रूल धीरे धीरे क्रम्पल होना शुरू होता है, वो टूटना बिखरना शुरू हो जाता है। हालांकि उसके पीछे जो रीजंस हैं वो औरंगजेब के रूल के समय से ही शुरू हो चुके थे, लेकिन जो पूरे भारत की उस वक्त स्थिति थी तो 18वीं सदी में रफली ये डिविजन्स भारत के हो जाते हैं। एक तो है मुगल एम्पायर, फिर अवध एक अलग किंगडम बन जाता है, बंगाल एक अलग किंगडम बन जाता है, उधर दक्कन में निजाम एक अलग किंगडम स्थापित कर देते हैं, मराठास अपना अलग किंगडम स्थापित करते हैं। उधर दक्षिण में अगर आप देखें तो टीपू सुल्तान, हैदर अली अपना एक किंगडम स्थापित करते हैं और यहां पर राजपूत के जो किंगडम्स है वो सेमी ऑटोनॉमस हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में जो एक बड़ा मुगल एम्पायर था उसका पावर धीरे धीरे टूटकर विभिन्न पावर सेंटर्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न होती है इसी की कहानी आपको इन दो लेक्चर्स में मालूम चलेगी। ठीक है, तो मेन आपको ये बात समझनी है कि मुगल एम्पायर का जो कोर है, जो बेस है, वो कहां पर स्थित है। इस गंगा यमुना वाले बेल्ट में, उत्तर प्रदेश वाला जो बेल्ट है ये कोर एरिया था। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि अवध एक अलग किंगडम बन गया, बंगाल बाद में एक अलग किंगडम बन गया। तो ये सभी जो किंगडम्स थे ये कुछ समय के लिए 18वीं सदी में सेमी ऑटोनॉमस टाइप से रूल कर रहे थे। जब भी मुगल एम्पायर को जरूरत होती थी वो हेल्प करते थे, पैसा भी भेजते थे, कुछ कुछ समय पर ट्रिब्यूट भी देते रहते थे, लेकिन वो काफी हद तक इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर चुके थे। और जैसे जैसे मुगल एम्पायर्स कमजोर होते गए वैसे वैसे उन्होंने और ज्यादा ट्रिब्यूट देना कम कर दिया या फिर हेल्प करनी बंद कर दी। दक्षिण में भी आप देखेंगे तो निजाम का जो किंगडम था वो सबसे बड़ा था। उसके बाद मराठास, फिर धीरे धीरे मराठास का किंगडम बड़ा होता गया, कैसे आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ दक्षिण में जो कोस्टल सिटीज हैं यहाँ पर ये जो जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं ये अपने पैर जमाना शुरू कर रहे थे, जिसके बारे में हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सहायता से ये कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं एंड देयर आर मेनी फ्री क्लासेस। तो इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। ऑल यू नीड टू डू इज विजिट द वेबसाइट, रजिस्टर योरसेल्फ और एक अनलॉक कोड आपको यूज करना है रजिस्टर करते समय, जिसका कोड का नाम होगा महिपाल, दैट इज माय नेम। तो आपको जस्ट महिपाल कोड यूज करके आप ढेरों लाइव फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं और कई सारे टेस्ट और क्विजेज आपके लिए अवेलेबल होंगे। कॉम्बैट इनिशिएटिव चलता है। लेकिन अगर आप बेस्ट एजुकेटर्स की क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम तक देखना चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं बेसिकली, कि आप किसी भी टीचर से जो सब्जेक्ट चाहें आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ पाएं, तो उसके लिए आपको एक कोर्स अवेल करना होगा, एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो अनअकैडमी पर बेसिकली दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा और जो चाहे आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। जिस टीचर की क्लास आपको पसंद है उस टीचर की क्लास में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं।
तो आपको केवल वन टाइम सब्सक्रिप्शन परचेस करना है एंड दैट वुड बी नॉट दीज प्राइसेस। आपको ये प्राइसेस पे करनी है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 44,000 रुपीज में और 2 साल का 64,800 में इफ यू यूज माई कोड माई नेम महिपाल एज द डिस्काउंट कोड। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट आपको सीधा इन पर मिल जाएगा। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटोर मिलेगा जो आपको आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको जीएस मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी इन मेंटोर्स के द्वारा कराई जाएगी। तो आइकॉनिक में भी अगेन डोंट पे दीज प्राइसेस, कोड यूज कीजिए और इन प्राइसेस को आपको पे करना है फॉर 1 और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। और यूपीएससी की तैयारी में मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको लेना ही चाहिए। उससे ज्यादा आप देख लीजिए आपको कितना समय लगेगा। एग्जाम का प्रोसेस 1.5 साल तक का होता है जब आप तैयारी शुरू करेंगे, उससे लेकर एग्जाम प्रोसेस के खत्म होने तक, जब तक मेंस होता है एटलीस्ट। ऑलराइट, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे ऑप्शनल के कोर्सेज मिलेंगे। वहां पर आपको ये प्राइस अगेन पे नहीं करनी है। पे 24,750 रुपीज आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड महिपाल। ऑलराइट, अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, तो उसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो 1 साल के लिए आपको इन प्राइसेस पर अवेलेबल है। अगेन डू नॉट पे दीज प्राइसेस। आपको कूपन कोड यूज करना है महिपाल। डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आपको ये प्राइसेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल एसएससी के लिए इट्स 5,850 रुपीज। अगर आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर 6,300 रुपीज 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आपको पे करनी होंगी। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखो, औरंगजेब की जो डेथ है वो मुगल एम्पायर के इतिहास में एक वाटरशेड मूवमेंट है। अब उसके पहले का जो भी है वो मिडिवल हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इनफैक्ट वहां पर भी हम मिडिवल हिस्ट्री में भी यहां तक पढ़ेंगे, औरंगजेब के बाद भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना कि औरंगजेब के बाद वाले एम्पायर्स ने क्या किया ऐसा जो मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। एक इतना बड़ा एम्पायर 40 साल के अंदर अंदर कैसे क्रम्पल हो सकता है? जो 200 साल जिसको बनने में लगे वो 40 साल में खत्म हो गया। तो देखिए 1707 में औरंगजेब की एक बहुत ही लंबी उम्र के बाद डेथ होती है। औरंगजेब ऑलमोस्ट 90 साल का था और औरंगजेब की डेथ के बाद उसके जो बेटे थे वो बेटे ही 60 की उम्र क्रॉस कर चुके थे। लेकिन अब राजा तो कोई ना कोई तो बनेगा, बादशाह कोई तो बनेगा। तो उन बेटों के बीच में होता है एक वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि कौन सत्ता काबिज करेगा, उसके लिए एक लड़ाई होती है। और बैटल ऑफ जाजाऊ नाम की एक इंपॉर्टेंट लड़ाई थी जिसमें 2 सबसे जो बड़े सन थे उनके बीच में लड़ाई हुई। जीता कौन? बहादुर शाह 1, और बहादुर शाह 1 गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, ओरिजिनली बहादुर शाह का नाम था प्रिंस मुअज्जम। इसकी खुद की अपने पिताजी से नहीं बनती थी। औरंगजेब बिल्कुल इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने जो ज्यादातर नोबल्स हैं उनको अपनी साइड कर लिया। और ये जो लड़ाई थी ना, वॉर ऑफ सक्सेशन, इसने मुगल एम्पायर की कमर तोड़ दी। क्योंकि औरंगजेब कितना बड़ा एम्पायर छोड़ के गया था। ऑलमोस्ट आज का जो पूरा इंडिया है इट वॉज कंप्लीटली अंडर मुगल एम्पायर्स रूल ऑलमोस्ट। तो आप सोचिए कि इतने बड़े एम्पायर में इतने रिसोर्सेज थे, इतनी सेनाएं थी, तो सारे भाइयों ने कोई ना कोई राजा को, किसी ना किसी नोबल को, दरबारी को अपने साइड कर लिया था। और ये लड़ाई कोई 1-2 दिन नहीं चली थी, कई महीनों तक चली थी लड़ाई। और इसका नतीजा आते आते ही 1.5-2 साल लग गए। और तब तक मुगल एम्पायर जो है एक तरह से क्योस में था कि कौन कहां किससे लड़ रहा है, गवर्नेंस के कोई अते पते नहीं है। तो इस लड़ाई ने, जो औरंगजेब की डेथ के बाद ये वॉर ऑफ सक्सेशन था, इसने सबसे पहले मुगल एम्पायर की कमर तोड़ दी। ठीक है, तो आप देखिए प्रिंस मुअज्जम जब खुद प्रिंस से राजा बने, बादशाह बने, तो 63 साल के थे। खुद दादाजी बनने की उम्र में ये बादशाह बने थे और 2 साल लड़ाई लड़कर बने थे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह का शासन रहा होगा। ऑब्वियसली बहुत लंबी इस एज में रूल पॉसिबल ही नहीं था। तो बहादुर शाह जो था उसने बहुत लंबा समय देखा था अपने पिताजी के अंडर में, लड़ाइयां बहुत देखी थी कि कैसे मराठास के साथ, जाट्स के साथ, राजपूत के साथ लड़ाइयां चली थी औरंगजेब के दौरान। तो बहादुर शाह ने आते ही एक पॉलिसी अपनाई, कॉम्प्रोमाइज की कि सब जगह शांति कर लो, सबके साथ बातचीत कर लो। इनफैक्ट उसके खिलाफ भी जो वॉर ऑफ सक्सेशन में जो नोबल्स थे जिन्होंने उसके दूसरे भाइयों को सपोर्ट किया था, उन नोबल्स तक को इसने माफी दे दी और उनको बड़े बड़े पदों पर भी बिठा दिया कि नहीं, तुम बैठो, अच्छे से रूल करो, मेरी हेल्प करो गवर्नेंस में। फिर उसने राजपूत के साथ पॉलिसी ऑफ सेटलमेंट अपनाई। जैसे आमेर के जो राजा हैं, जो ट्रेडिशनली सपोर्टर रहे थे मुगल एम्पायर के, वो भी औरंगजेब से नाराज हो गए थे, उनको भी फिर से शांत किया। जाट जैसे राजा चूड़ामन सिंह है, जो आगरा के आसपास जाट्स का पावरफुल डोमिनेंस हो रहा था, उनको भी शांत किया, उनके साथ भी सुलह करी। और मराठा प्रिंस शाहू को मुगल कैप्टिविटी से छोड़ दिया गया। तो शाहू जो है वो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे। इनको मुगल्स ने अपनी जेल में रख रखा था बचपन से ही, और इन्हें फाइनली छोड़ दिया गया एज एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुलह के लिए, एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन की तरह कि भाई हम आपके प्रिंस को छोड़ रहे हैं, रिहा कर रहे हैं। तो शाहू को भी रिहा कर दिया मुगल एम्परर ने। लेकिन मराठास जो थे वो डेक्कन में अपने आप में फाइट करते गए। अब यहां पर शाहू को रिलीज करने के पीछे कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि रीजन यही था कि शाहू जाएगा और एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर खड़ा करेगा, इसीलिए शाहू को कैप्टिविटी से आजाद किया गया था। ये भी एक रीजन है जो काफी हद तक ठीक भी है। ठीक
ठीक है। और यही हुआ था, मराठास में आपस में ही लड़ाई चलती गई, एक वॉर ऑफ सक्सेशन वहां पर भी चल रहा था, लेकिन वो मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन जितना बड़ा नहीं था। ठीक। बहादुर शाह ने अपना अगला ध्यान केंद्रित किया पंजाब की तरफ। तो पंजाब में सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह जी, उनकी 1708 में डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी डेथ से पहले सिख कौम को एक मार्शल कौम के रूप में स्थापित कर दिया था, जिनको हथियार उठाने के लिए कहा गया था कि आप लड़ाई लड़िए और मुगल एम्पायर की टिरेनी के खिलाफ, मुगल एम्पायर के जो जातियां हो रही है उसके खिलाफ। तो गुरु गोविंद सिंह जी के समय जो ट्रेडिशन एस्टैब्लिश हुआ था उसको आगे बढ़ाया था बंदा सिंह बहादुर ने। तो इनकी गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने रिवोल्ट को लीड किया था, और इसी रिवोल्ट को खत्म करने की कोशिश बहादुर शाह ने करी। उसने खुद ने एक कैंपेन भी लीड किया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कुछ समय सक्सेसफुल होता था, कभी नहीं भी होता था। बेसिकली जो सिख थे वो पंजाब के प्लेन्स वाले एरिया से हिमालय के जो फुट हिल्स वाला रीजन है, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ कुछ समय के लिए वहां चले जाते थे। हालांकि एक टाइम ऐसा भी आया था कुछ महीनों का, जब सतलज से लेकर यमुना नदी तक, ऑलमोस्ट दिल्ली के बॉर्डर तक सिख कंट्रोल आ गया था, लेकिन फिर से उन्हें पुश बैक कर दिया गया और वो पहाड़ों तक चले गए। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता गया। बेसिकली जो सिख मूवमेंट है वो मुगल रॉयल्टी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था, और ये ज्यादा खतरनाक था क्योंकि दिल्ली के बहुत ही नजदीक था। इट वाज डायरेक्टली थ्रेटनिंग दिल्ली। और बंदा सिंह बहादुर जो है उन्होंने बिल्कुल राजा की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया था। उन्होंने टाइटल अडॉप्ट कर लिया था सच्चा बादशाह, एक अपना कैलेंडर स्थापित कर लिया, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर सिक्के इशू करने शुरू कर दिए थे। तो बहादुर शाह की बहुत कोशिश के बावजूद सिख मूवमेंट पूरी तरह से क्रश नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो क्या करते थे, पहाड़ों की तरफ जाकर रहने लग जाते थे, जो हिमालयन फुट हिल्स है वहां पर। ओके। लेकिन बहादुर शाह जो खुद एजेड था, उसकी डेथ हो गई 1712 में। तो काफी कुछ करना चाहता था लेकिन उम्र ने साथ नहीं दिया। और बहादुर शाह की डेथ के बाद क्या होता है, मुगल एम्पायर अगले 10 साल के लिए और ज्यादा केओस में चला गया, क्योंकि बहादुर शाह फिर भी एक एक्सपीरियंस्ड आदमी था, 60 प्लस था। लेकिन अब क्या होता है कि आने वाले 7-8 साल तो पूरी तरह से केओस के रूप में गुजरे। एक साल के लिए बादशाह बना जहंदर शाह। जहंदर शाह ने रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करी, इजरा सिस्टम लेकर आया, जो एक रेवेन्यू, एक तरह से रेंट फार्मिंग का तरीका होता है, जिससे कि एम्पायर की फाइनेंशियल हालत सुधरे। उसने जजिया भी हटा दिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। तो ये एक तरह से ऑलिव ब्रांच कह सकते हो आपकी, जो नॉन मुस्लिम्स हैं यानी कि जो हिंदूज हैं उनके ऊपर से जजिया टैक्स हटाया गया। लेकिन अगेन 1 साल का रूल है तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। 1713 में रूल बादशाह बनता है फारूक सियार। फारूक सियार जो है, फारूक सियार ने जहंदर शाह को मार दिया विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। उसी तरह से वो सत्ता पर काबिज हुआ था। सैयद ब्रदर्स जो हैं ये 2 भाई थे जो काफी पावरफुल नोबल्स थे, दरबारी थे, लेकिन ये किंग मेकर के रूप में सामने आते हैं कुछ सालों के लिए। ऑलमोस्ट 6-7 साल का पीरियड है जब ये किंग मेकर बन जाते हैं मुगल दरबार में। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से जहंदर शाह जो है उसको मार दिया गया और फारूक सियार बन जाते हैं बादशाह। 1715 में फाइनली मुगल आर्मीज बाबा बंदा सिंह बहादुर की आर्मी को डिफीट करने में, हराने में सक्सेसफुल रहती हैं। पंजाब में उनको हराकर दिल्ली लाया जाता है, दिल्ली में उनका एग्जीक्यूशन होता है। और फाइनली उस समय के लिए, कुछ समय के लिए सिख एम्पायर बनने के जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते। हालांकि अल्टीमेटली वो 70-80 साल बाद ड्रीम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो पाता है। ओके। फारूक सियार जो है उसने एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक खेला। क्या किया, उसने आसफ जाह को रिटायरमेंट से बाहर निकाला। आसफ जाह कौन व्यक्ति हैं? आसफ जाह जो हैं ये औरंगजेब के बहुत ही खास जनरल हुआ करते थे। औरंगजेब इनको काफी पसंद करता था क्योंकि ही वाज अ वेरी यंग जनरल एट हिज टाइम, ड्यूरिंग औरंगजेब्स टाइम। जहां पर कहा कि वो किला फतेह कर लाओ, वो वाला किला फतेह कर लाते थे आसफ जाह। तो आसफ जाह जो है अच्छे खासे किले फतेह करके, लड़ाइयां लड़के, और औरंगजेब की डेथ के बाद ये रिटायर हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब की जब डेथ हुई थी एट दैट टाइम इवन आसफ जाह वाज सम एट द एज ऑफ अराउंड 40, अप्रोक्सीमेटली 40 है, बिकॉज ही वाज बोर्न इन 1671। हाँ, तो लगभग 37, 38, 40 साल के हो गए। तो आसफ जाह ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, बोले कि मेरा बहुत हो गया, बहुत लड़ाइयां लड़ ली, अब मैं शांति का जीवन व्यतीत करूंगा। तो इन्होंने सारे ऑफिशियल टाइटल छोड़ दिए और आराम से अपनी शांति की जिंदगी बिता रहे थे कि अचानक से बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इनके पास एक दिन फारूक सियार के लोग पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आपको बादशाह ने बुलाया है एंड यू हैव टू रिज्यूम योर ड्यूटीज। तो आसफ जाह जो है इनको पहले भी कई एरियाज में गवर्नर के रूप में पोस्ट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो अगेन ही वाज मेड द मुगल वाइसरॉय ऑफ डेक्कन। तो डेक्कन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, सबसे बड़े प्रोविंसेस में से एक था। तो वहां पर बनाया गया मुगल वाइसरॉय, किसको? फारूक सियार ने बनाया आसफ जाह को, और इनको टाइटल दे दिया निजामुल मुल्क का, रेगुलेटर ऑफ द रेल्म, फतेह जंग। तो बहुत सारे टाइटल दिए गए। इनफैक्ट निजामुल मुल्क को जितने टाइटल मिले हैं उतने पूरे मुगल एम्पायर में शायद किसी को नहीं मिले होंगे। तो आसफ जाह 1 इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली इसी आसफ जाह व्यक्ति ने अपनी एक डायनेस्टी शुरू कर दी जिसको आसफ जाही डायनेस्टी कहा जाता है, हैदराबाद की। तो इन्होंने डेक्कन का पहले इनको गवर्नर बनाया गया और बाद में अल्टीमेटली इन्होंने 1724 से अप्रोक्सीमेटली अपना खुद का रूल वहां पर स्टार्ट कर दिया। अब फारूक सियार के रूल का, उसके राज का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो माना जाता है, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया फारूक सियार का फरमान। तो फरमान क्या है? बेसिकली एक रॉयल ऑर्डर है।
एक ऑर्डर दे दिया फारूक सियार ने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन देता हूं मैं, यहां पर ये व्यापार कर सकते हैं, इतने रुपए इनको देने हैं, उसके बाद कोई लोकल ऑफिसर उनके साथ रोक टोक नहीं करेगा। तो ये फरमान बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी कई दशकों से कोशिश कर रही थी कि इनको मुगल एम्पायर में खुले रूप से व्यापार करने का एक ऑर्डर मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि मुगल बादशाह से। तो क्या है कि इनको हर जगह कोई भी ऑफिसर रोक लेता था, कोई भी गवर्नर इनके काम में टांग अड़ा देता था, तो ये सब चीजें इनकी सॉल्व हो जाती। तो ये कोशिश तो बहुत सालों से कर रहे थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो बार बार ये दरबार, मुगल दरबार में अपना वो भेजते थे, एक पार्टी को भेजते थे, कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करते थे कि बादशाह सलामत हमें दे दीजिए आप ऑर्डर। फाइनली फारूक सियार के टाइम पर जाकर इनको सक्सेस मिली। तो जॉन सुरमैन नाम का एक ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक बड़ा मिशन लेकर गया, खूब सारे गिफ्ट लेकर गया। लेकिन कहा यह जाता है कि फारूक सियार माना क्यों? क्योंकि फारूक सियार उस वक्त बीमार था और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया। तो इसीलिए फारूक सियार ने खुश होकर यह फरमान जारी कर दिया। इस फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा बेसिकली किसी भी उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो किसी भी देश में या किसी भी कंपनी के लिए या कोई भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ओरिजिनल मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ था? 1215 में। क्या था? ब्रीफली बता देता हूं। पहले राजाओं के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती थी, राजा जो चाहे कर सकता है, किसी को भी नोबल बना दिया, किसी को गवर्नर बना दिया, इस तरह की पावर होती थी। इंग्लैंड में जो नोबल्स थे ना, उन्होंने एक बार राजा को घेर के बिठा दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम पे कुछ तो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो फाइनली इंग्लैंड का राजा मान गया, उसने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके तहत इंग्लैंड के नोबल्स के भी कुछ अधिकार दे दिए। ऐसा नहीं है कि राजा एक दिन सुबह उठा और बोला कि इस नोबल को हटा दो, इसको सड़क पे ले आओ इसके कैसल से निकाल के। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए नोबल्स ने मिलकर ये राजा से साइन करवाया डॉक्यूमेंट मैग्ना कार्टा। तो इसको कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में पिछले 500-800 सालों में कि दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशंस की शुरुआत हुई है वो यहीं से हुई है। तो आप ये टर्म कई बार देखोगे, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो उसको टर्म कर दिया जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ फलाना, मैग्ना कार्टा ऑफ दिस दैट। ओके, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो इस फरमान के तहत परमिशंस क्या मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मोस्टली बंगाल में और जितने भी पोर्ट सिटीज हैं, सूरत, मद्रास, वहां पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन मुगल एम्पायर के जो ऑफिसर्स हैं वो उनको कुछ ना कुछ परेशान करते थे, टैक्स वगैरह मांगते थे लोकल। तो इन सब से बचने के लिए उन्होंने सेंट्रल फरमान जारी करवा लिया। बंगाल में उन्होंने ये परमिशन ले ली कि अब कस्टम ड्यूटी से हम एग्जेम्प्ट हैं, जितना चाहे व्यापार करो, लोकली कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है, केवल एक सालाना 3000 रुपये मुगल दरबार में पहुंचाने और उसके बाद यू आर डन, आपको जितना चाहे व्यापार करना है करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको दस्तक इशू करने का परमिशन मिल गया। दस्तक क्या था? दस्तक बेसिकली एक तरह का पास था। जैसे आजकल आपने सुना होगा, इसका मैं आपको मॉडर्न वेरिएशन कैसे बताता हूं। मान लो कोई ट्रक ट्रांसपोर्ट करता है आज के समय में, तो हम उसके लिए ई वे बिल जनरेट करते हैं। जीएसटी के आने के बाद से ई वे बिल जनरेट होता है। तो अगर उस ट्रक के पास उस सामान का ई वे बिल है तो उस ट्रक को कोई कहीं नहीं रोक सकता। जो भी सामान है उसका टैक्स वैक्स पूरा दिया गया है, उससे साबित हो जाता है। तो ये कुछ उसी तरह का परमिशन है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए दस्तक इशू करने की परमिशन मिल गई। तो लोकली कोई ऑफिसर, कोई मुगल एम्पायर का छोटा मोटा ऑफिसर इनको रोक नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। फिर कैलकाटा के आसपास इनको और जमीन रेंट करने की परमिशन मिल गई। हैदराबाद में ऑलरेडी फ्री ट्रेड की राइट्स थी, वो जारी रही। मद्रास में भी कुछ जमीन इनको एक्स्ट्रा मिल गई। सूरत में इनको 10,000 रुपए एनुअली देने थे और बाकी कोई ड्यूटी देने की आवश्यकता नहीं है, तो जितना चाहे व्यापार करो। तो बेसिकली कुछ पैसे देकर इनको इनफाइनेट व्यापार करने की परमिशंस मिल गई। इसीलिए ये बहुत ही फारूक सियार का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट इन्होंने खुद के अपने सिक्के भी चलाने शुरू कर दिए थे। अब आते हैं हम फिर से मुगल दरबार पे। तो देखो, जो सैयद ब्रदर्स थे, जो किंग मेकर्स थे, उनको अब फारूक सियार पसंद नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या करा, फारूक सियार को हटवा दिया। पहले तो इसको बनाया था, फिर इसको हटा दिया। और कहां से हटाया था? विद द सपोर्ट ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मराठा पेशवा थे। इनकी कहानी अगले लेक्चर में, ठीक है। फिर फारूक सियार को ब्लाइंड कर दिया गया, अंधा करके उसको मार दिया गया अल्टीमेटली सैयद ब्रदर्स के द्वारा। तो ये जो किंग मेकर्स बन रहे थे ना सैयद ब्रदर्स, इन्होंने दो और छोटे छोटे समय के लिए बादशाह बनवा दिए, रफीदुद दराजत, रफीदुद दौला, जिसको शाहजहां सेकंड का टाइटल दिया गया, बिल्कुल ब्रीफ पीरियड्स के लिए। तो इन्होंने ऐसे थ्रोन पर से चेंज करवाया बादशाह, जैसे कि कोई डेली यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे आज होता है ना, कौन से रियलिटी शोज होते हैं उनमें से वो आउट होते रहते हैं, बिग बॉस टाइप के जो शोज हैं, तो वैसे ये इसको एग्जिट करवा दिया, इसको एंट्री करा दी। उस तरह से ये लोग चला रहे थे दिल्ली का दरबार। अल्टीमेटली क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला नाम का, रंगीला उसका टाइटल था क्योंकि वो बहुत रंगीला व्यक्ति था, ही यूज्ड टू लाइक डांस एटसेट्रा। तो मोहम्मद शाह जो है वो 1719 में आता है थ्रोन पर, ठीक है। और मोहम्मद शाह को भी बेसिकली सैयद ब्रदर्स ही पहले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली मोहम्मद शाह इनसे ज्यादा स्मार्ट निकला, उसने सैयद ब्रदर्स को ही मरवा दिया। किसकी मदद से? आसफ जाह, निजामुल मुल्क।
द ओल्ड रिटायर्ड जनरल हु वाज ब्रॉट आउट ऑफ रिटायरमेंट। तो निजाम उल मुल्क की मदद से मोहम्मद शाह ने सैयद ब्रदर्स को मरवाकर अपना रूल कंसोलिडेट कर लिया। और क्योंकि ये जवान था, 18-19 साल का था जब ये सत्ता पर आया था, तो इसका रूल काफी लंबा रहा, ऑलमोस्ट 30 साल इसने रूल किया। तो इसके 30 साल के रूल में कायदे से स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए थी मुगल एम्पायर में, लेकिन आई नहीं, क्योंकि इसमें वो दमखम नहीं था कि इतना बड़ा एम्पायर वो चला सके। ये क्या नाच गाने का बहुत शौकीन था, तो इसको रंगीला टाइटल दे दिया गया। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांस आर्ट्स, तो ये बस वो नाच गाना ही चलता रहता था दरबार में, और इसको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में इतना इसका ध्यान नहीं था। 1721 में इसने क्या करा, मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को ग्रैंड वजीर की पदवी दे दी कि आप ग्रैंड वजीर हैं, पूरे एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और ग्रैंड वजीर बनते ही निजामुल मुल्क ने क्या कोशिश करी कि इस मुगल कोर्ट में जो ये नाच गाना चलता है, उसने कहा ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इट्स टाइम टू रिफॉर्म द कोर्ट। क्योंकि क्या हो गया था उस समय तक मुगल कोर्ट के अंदर जो यूनिचेस हैं, इनका रूल एक तरह से हो गया था, यानी कि बादशाह की नहीं चलती थी, जो बादशाह के आसपास के जो लोकल दरबारी हैं, जिनका एक्चुअली में कोई पावर बेस नहीं है, केवल वो दिल्ली के दरबार में उस एक पैलेस के अंदर वो इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, उनके हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन आता जा रहा था धीरे धीरे। तो निजामुल मुल्क ने वो सुधारने की कोशिश करी। ऑब्वियसली नोबल्स को अच्छा नहीं लगेगा, उनको अपना पावर जाता हुआ दिखा, तो उन्होंने निजामुल मुल्क के खिलाफ कान भरने शुरू किए। किसके? मोहम्मद शाह के। बोले कि ये जो भाई साहब है ना बुढ़े से, जिनको रिटायरमेंट से निकलवाया गया था, ये है ना सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, तो इनको ज्यादा पावरफुल मत होने दो, इनको यहां से ट्रांसफर करो दिल्ली से। तो इनको दिल्ली से ट्रांसफर करके भेज दिया गया अवध। इनको बोला गया कि आप अवध के गवर्नर बनो। ग्रैंड वजीर निजामुल मुल्क आसफ जाह को ये बात पसंद नहीं आई। इन्होंने कहा कि मैं अवध नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा डेक्कन, जहां पर मैं पहले भी गवर्नर था, और मैं अब फिर से वहां पर जाऊंगा और डेक्कन पर मैं गवर्न करूंगा। क्योंकि इनके दिमाग में मे भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये बात थी कि डेक्कन में जाकर मैं अपनी अलग सत्ता बना सकता हूं। तो इन्होंने बगावत ओपनली नहीं करी, लेकिन ये डेक्कन की तरफ मार्च कर गए। ऑर्डर आया था अवध जाने का, चले गए ये डेक्कन की तरफ। तो जो डेक्कन में जो गवर्नर था, उन्होंने इसके खिलाफ एक छोटा सा युद्ध अभियान शुरू किया। बैटल ऑफ साकरखेड़ा होती है, जिसमें जो मुगल सूबेदार, जो मुगल गवर्नर था डेक्कन का, वो बुरी तरह से हार गया, और आसफ जाह जाकर बैठ गए हैदराबाद में, गोलकोंडा में। ठीक है, अब वहां जाकर जब वो बैठे, तो मुगल एम्पायर जो है मोहम्मद शाह को समझ में आ गया कि इन भाई साहब से हम पंगा नहीं ले सकते। तो चुपचाप उनको बोला कि हाँ भाई आप बैठिए वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप निजामुल मुल्क रहेंगे, आप आसफ जाह ही हैं, आसफ जाह के रूप में आप डेक्कन हमारा गवर्न करो। तो एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई कि आसफ जाह एक तरह से डी फैक्टो इंडिपेंडेंट रूलर है, लेकिन फॉर्मली उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित नहीं करी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मुगल एम्पायर से आज़ाद हैं, ये बात नहीं कही थी, लेकिन दुनिया में सबको पता था कि एक्चुअली में ये आज़ाद हैं और ये अपने हिसाब से ही रूल चलाएंगे। फिर इनको चैलेंज मिला मराठास की तरफ से। तो बैटल ऑफ पालखेड़ होती है, जो कि निजाम यानी कि आसफ जाह और मराठास के बीच में होती है, और इस वक्त तक 1728 तक मराठा पेशवा बन चुके हैं बाजीराव द फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर मराठास ने इनकी आर्मी को हरा दिया बैटल ऑफ पालखेड़ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी सत्ता खत्म हो गई, वो बेसिकली एक पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर ही वॉज चेक्ड बाय द मराठास। और अल्टीमेटली पेशवा बाजीराव जो है, ही इवन इन्वेडेड दिल्ली। ठीक है, दिल्ली तक पहुंच गए थे पेशवा बाजीराव। वो हम मराठास की कहानी जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मराठास का जो नॉर्थवर्ड एक्सपांशन है, वो बहुत तेजी से आगे हुआ ड्यूरिंग 1720s एंड 1730s। तो डेक्कन से जो मेजर पावर, जो मेजर चैलेंजर बनकर निकला मुगल एम्पायर के लिए, दैट वाज मराठास। क्योंकि आसफ जाह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आसफ जाह ऐसा नहीं कि आर्मी लेकर मुगल एम्पायर पर चढ़ाई कर रहे थे, ही वॉज वेरी हैप्पी वेयर ही वॉज। लेकिन मराठास जो हैं, उन्होंने धीरे धीरे एमपी का मालवा वाला एरिया, गुजरात एंड अल्टीमेटली बुंदेलखंड तक जाकर सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। वहां से चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्सेस वो वसूलने लग गए थे। ठीक है, और इसी टाइम पे 1720 वाला जो टाइम पीरियड था, 1730 वाला टाइम पीरियड था, जब मराठास एक्सपांड कर रहे थे, उसी समय बंगाल, अवध और पंजाब ये भी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो गए थे, और इनमें से कईयों ने ट्रिब्यूट देने से भी मना कर दिया था। तो देखिए, अवध, वहां पर एक अलग डायनेस्टी शुरू हो जाती है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बंगाल में भी जो गवर्नर था उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और यहाँ निजाम ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर ही दिया था। और मराठास कंटिन्यूसली नॉर्थवर्ड एक्सपांड कर रहे थे, ऑलमोस्ट पूरा मध्य प्रदेश और अप टिल उत्तर प्रदेश वाला एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो मुगल एम्पायर का पावर तो बस प्रैक्टिकली दिल्ली के आसपास ही बचा था। बाय द टाइम 1740 आया, मुगल एम्पायर वॉज नॉट एट ऑल पावरफुल। हाँ, अवध, बंगाल, निजाम ये सब कहते ये थे कि हाँ हम मुगल एम्पायर के अधीन हैं, हमारे बड़ा भाई है मुगल एम्पायर, और जब जरूरत पड़ेगी तब हम उनकी हेल्प कर देंगे। लेकिन करते वो तभी थे जब उनकी मर्जी होती थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मुगल एम्पायर कितना कमजोर हो गया है। अवध, बिहार, बंगाल ये सब आजाद हो चुके हैं। बिहार, बंगाल तो एक ही में था, और यहाँ पर निजाम इंडिपेंडेंट हो गए। तो कुल मिलाकर पावर का डीफ्रेगमेंटेशन हो रहा है। आप समझ रहे हो, 18वीं सदी में जो मैं आपको मेन पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि पावर इज बिकमिंग डीफ्रेगमेंटेड। फिर एक मुगल एम्पायर पे बहुत बड़ी मार पड़ी नादिर शाह के इन्वेजन की। तो 1738 में ईरान का जो बादशाह था नादिर शाह, उसने इंडिया पर अटैक किया।
मुगल एम्पायर पर अटैक किया और मुगल आर्मी को बुरी तरह से हरा दिया। इस लड़ाई में हालांकि आसफ जाह ने हेल्प भेजी थी हैदराबाद से, लेकिन फिर भी वो आर्मी सामने टिक नहीं पाई। दिल्ली को बुरी तरह से लूटा गया, लाखों लोगों को मारा गया और आप देखिए 3 घंटे के अंदर मुगल आर्मी हार गई थी। इतनी बुरी तरह से हराया गया था इस बैटल ऑफ करनाल में। नाम याद रख लेना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दिल्ली में फेमसली पीकॉक थ्रोन को उठा के ले गया नादिर शाह, लूट लिया गया पूरे दिल्ली में। एक एक घर में एक एक रुपया, कहीं एक चांदी का सिक्का भी था तो वो भी नादिर शाह की आर्मी के सैनिक उठाकर ले गए थे और जितना खजाना था वो पूरा खाली कर दिया नादिर शाह ने इस दिल्ली के अटैक में। और नादिर शाह ने केवल दिल्ली को लूटा नहीं था बल्कि मुगल एम्पायर की जितनी भी टेरिटरीज थी जो इंडस नदी के उत्तर में स्थित थी, ऑल द टेरिटरीज नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, वो सारी नादिर शाह के कंट्रोल में आ गई थी। तो बेसिकली आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है उसमें काफी हिस्सा मुगल एम्पायर के हाथ से कंप्लीटली चला गया। हालांकि अफगानिस्तान का काफी हिस्सा जैसे कंधार वगैरह शाहजहां के टाइम पे भी चले गए थे, वो आते जाते रहते थे, लड़ाई चल रही थी ईरान के रूलर से, लेकिन इस समय के बाद से कभी भी मुगल एम्पायर वापस इंडस को क्रॉस नहीं कर पाया। फिर 1747 से 67 के बीच में अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान का नया रूलर बना था, उसने अगेन दिल्ली को बहुत बार इन्वेड किया, मुगल एम्पायर पर बहुत सारे हमले किए और एक जो फेमस हमला था दैट वाज इन 1757 एंड 1761, जब क्या होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो अहमद शाह अब्दाली जो दुर्रानी डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है जिन्हें, ही इन्वेडेड मुगल एम्पायर एंड नादिर शाह ऑल्सो इन्वेडेड मुगल एम्पायर। तो ये दो मेजर बॉडी ब्लोज आप कह सकते हैं मुगल एम्पायर को मिले थे इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के बीच में। अब 1748 में मुगल एम्पायर कौन बनता है? अहमद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह बनता है। ही वॉज अगेन अ वेरी इनकॉम्पिटेंट रूलर, मतलब इतना इनकॉम्पिटेंट कि इससे तो कुछ भी रूल नहीं होता था। इसके समय में सारा जो रूल है वो कोई और ही करते थे, महिलाएं और जो यूनिट्स थे कोर्ट के वो सारा पावर हथिया के अपने हाथों में बैठ गए थे, ठीक है। फिर 1754 में गाजीउद्दीन खान फिरोज जंग द थर्ड, ये कौन है? ये आसफ जाह का ग्रैंडसन है। आसफ जाह वो हैदराबाद वाले, उनका ये ग्रैंडसन है, ठीक है। इज द ग्रैंडसन ऑफ निजामुल मुल्क। इसने आकर जो अहमद शाह है उसको अंधा कर दिया, बादशाह को अंधा कर दिया गया, फिर बाद में मर्डर ही कर दिया, है ना। तो फिरोज जंग थर्ड इतना पावरफुल हो चुका था, मतलब आप देख रहे हो कि बादशाह को लोग अंधा कर रहे हैं, मार दे रहे हैं जब भी उनका मन कर रहा है और किसी को भी गद्दी पे बिठा रहे हैं। तो उसके बाद आलमगीर द सेकंड को गद्दी पर बिठाया गया 1754 से 58 तक। ये जहांदर शाह का बेटा था, लेकिन अगेन ये बिल्कुल पपेट रूलर था, इसके हाथ में कोई पावर नहीं था। जो पावर था फिरोज जंग थर्ड के हाथ में था और अल्टीमेटली आलमगीर सेकंड को भी मार दिया गया फिरोज जंग थर्ड के ऑर्डर्स पर। तो बेसिकली ये मुगल एम्पायर अब इतना कमजोर हो चुका है कि कुछ नहीं बचा है। 1760 के बाद से मुगल एम्पायर इज वेरी हॉलो। तो ये जो 1707 से 1760 का ऑलमोस्ट 50 साल का पीरियड है, इस पीरियड में मुगल एम्पायर पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अवध और मराठास के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।